में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। तो वही कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी जो हम चीज़ें देखने जा रहे हैं वो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखने जा रहे हैं रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा। और उसमें जो पहली चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर्स क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे वेक्टर, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डेफिनेशन देखी थी कि जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर ए और इस वेक्टर के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक फॉर एग्जांपल 35 है, एक 32 है। तो ये कहलाएगा एक अदद वेक्टर, ठीक है। और इसको आप कह देंगे कि इट्स अ टू डायमेंशनल वेक्टर। सही। अब ये जो टू डायमेंशनल वेक्टर है हमारे पास, ये किस तरीके से टू डायमेंशनल है कि अगर हम देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। तो होगा क्या, होगा ये कि ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब सपोज ये एक्स एक्सिस पे वैल्यू 35 ये है और वाई एक्सिस पे 32 ये है। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये पॉइंट जो है वो बेसिकली इसको हम कहेंगे कि इट्स अ वेक्टर, ठीक है, जो कि एक टू डायमेंशनल वेक्टर है। अच्छा, अगर मेरे पास जो है वो आवाज आ रही है मेरी? तो क्वेश्चन पूछना हो ना तो आप सिंपली जो है ना वो ऐसे माइक से पूछ लीजिएगा। स्क्रीन पे वापस जाके चैट चेक करना मुमकिन नहीं होगा मेरे लिए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है जनाब, एक टू डायमेंशनल वेक्टर है। अच्छा, अब ये जो टू डायमेंशनल वेक्टर है इसके मुकाबले में अगर मेरे पास कोई थ्री डायमेंशनल वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल मैं ये वेक्टर बी बना रहा हूँ और इसके अंदर आप देखें मेरे पास तीन वैल्यूज हैं, 35, 32, 33। तो ये कुछ इसके अंदर तीन एक्सेस होंगे मेरे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सही है। और समझ लें ये कोई थ्री डायमेंशनल ये वेक्टर मेरे पास होगा क्योंकि इसमें थ्री डायमेंशन हैं। सही है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक जो मैंने बताया? अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस, अगर मेरे पास जो है वो कोई एक वेक्टर 6c है और उसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज दे देता हूँ, जैसे 32, 35, 33, 31, 30, 35। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये एक 6 डायमेंशन वेक्टर हो जाएगा। सही है। इस तरीके से
डायमेंशंस में इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो वेक्टर होता है हमारे पास, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस किस्म का होता है कि ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और ये समझ लें कि मेरे पास एक वेक्टर कुछ इस तरीके से मौजूद है जिसको मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए। सही है। वेक्टर ए जो है इसमें ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ये ए है और ये बी है। इट्स अ 2 डायमेंशनल वेक्टर। सही है। अच्छा, b जो है वो एक्चुअली y की वैल्यू है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और a जो है वो ये x एक्सिस की वैल्यू है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल होता है जिसको हम थीटा कहते हैं। x एक्सिस और वेक्टर के दरमियान ये एंगल है। सही है। तो अब अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो ये कहलाता है वेक्टर ए, और अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे मैं कर दूं कि भाई ऐसे लिख दूं इसे, ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ ए कहलाती है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, या इसको आप डी कह देते हैं। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ ए कहलाएगी इफ ए इज अ 2 डायमेंशनल वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा, अगर ये 2 डायमेंशनल नहीं है बल्कि एक 3 डायमेंशनल वेक्टर अगर होगा तो फिर ये जो है ना वो डी कुछ इस किस्म का हो जाएगा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है, अगर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर होगा तो फिर उस केस में जो है वो ये एक लंबी सी लिस्ट आप बना सकते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन स्क्वायर, या एन स्क्वायर कह लें सर। सही है, जैसे 4 है तो 4 तक जाएगा, 5 है तो 5 तक जाएगा, 6 है तो 6 तक जाएगा। दैट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। सही है। 2 डायमेंशन में ऐसे होती है, 3 डायमेंशन में ऐसे होती है, और आगे चलते जाएंगे तो वो होती रहेगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर भाई? अच्छा, फिर ये जो लेंथ ऑफ ए है इसको हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई ये जो ए लिखा था हमने वो बेसिकली ए एक्स था, ए का एक्स पार्ट, और ये था ए वाई, यानी ए का वाई पार्ट। ठीक है, यानी ये जो हमने यहाँ पर देखा अभी पिछले सेक्शन में, तो ये जो है ना ए, ये इसको आप ए एक्स भी कह सकते हैं और ये ए वाई भी कहा जा सकता है। ठीक है, यानी ए का एक्स एक्सिस और ए का वाई एक्सिस, वही चीज जो है वो यहाँ पर है कि आप इसको ये जो लेंथ ऑफ ए है वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। आप मैथमेटिकली तो मैं खैर प्रूफ करने का मेरे पास टाइम नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें कि टेन थीटा जो है वो ए वाई अपॉन ए एक्स होता है। ठीक है, और थीटा जो है वो 10-1 ए वाई अपॉन ए एक्स होता है। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर?
अच्छा, फिर इसमें आप ये बात अच्छी तरह समझें कि सपोज वेक्टर मेरे पास इस तरह नहीं है, बल्कि उसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ इस तरीके से मौजूद है, ठीक है। तो उसमें ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। पॉइंट ए जो है उसमें A1 और B1 है, और पॉइंट बी जो है उसमें A2 और B2 है। क्या हो गया बेटा? तो अब इसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या मामला होगा? तो अब देखें इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर इसको ये ऐसे ड्रॉप करेंगे और इधर से ऐसे लेकर आएंगे। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट होता है B1 या इसको ऐसे कर लें आप कि आसानी के लिए ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर इसको आप ये कर लें A1 B1 और इसको कर लें A2 B2, तो ये जो होता है ये होगा A2 माइनस A1, ठीक है, यानी इन दोनों की बात हो रही है। और ये होगा B2 माइनस B1, ये इन दोनों की बात हो रही है। तो बेसिकली इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो है ना, ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं, यानी आप इसको कर देंगे A2 माइनस A1 प्लस B2 माइनस B1, सही है। तो ये इस तरह का वेक्टर है, तो उसमें फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन कैलकुलेट हम बाय यूजिंग फार्मूला ही कर रहे होते हैं। हाँ, उसमें होल स्क्वायर आता है, राइट, ये भी होल स्क्वायर ही आएगा। सही है, यानी बेसिकली आप ये कह लें कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, एक P है, अब P के अंदर तीन वैल्यूज हैं A1 A2 A3, और मेरे पास एक वेक्टर Q है, उसमें मेरे पास B1 B2 B3 है। तो ये कुछ फार्मूला इसका इस तरीके से होता है कि हम कहेंगे कि A1 स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस B1, यानी ये और ये, ठीक है, प्लस A2 माइनस B2 का स्क्वायर, सही है, और फिर इसके आगे प्लस करके A3 माइनस B3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। जितनी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से आप वेक्टर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं या लेंथ ऑफ वेक्टर निकालते हैं। अब ये वाला जो वेक्टर है, ये मुझे बताएं कितनी डायमेंशन का है ये? इस वेक्टर की डायमेंशन क्या है? हाँ, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है ये। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर में फार्मूला ये हो जाता है। 4 डायमेंशन होगा तो फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, वो फिर उसमें A4 माइनस B4 आ जाएगा। इसी तरीके से सो ऑन आगे ये चीज चलती रहती है टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रही बात?
यानी कि इसको आप जर्नल फार्मूला इसका जो है वो ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू वेक्टर वो होता है जनाब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ सम i इक्वल्स टू 1 to n और ai माइनस बी आई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ लेंथ ऑफ अ वेक्टर। सही है? क्या चीज? नो, इट्स पी भी नहीं है, ये है पी क्यू, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये सम का सिंबल है, आई की पहले वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, अप टू n जाएगी। ये a1 माइनस b1, फिर a2 माइनस b2, फिर a3 माइनस b3, अब टिल जब तक n जाएगा। सही है जी? क्लियर है? अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 होती है। ये इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वेक्टर है, तो आप कह देंगे कि जनाब ये जो है ना वो 1 तक जो जा रहा है ये एरिया, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इतना जो है ना लेंथ 1 है यहाँ तक ना, तो ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन टू प्रूव समथिंग। बस की लेंथ 1 होती है, तो जिसकी लेंथ 1 होती है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सही है? समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रॉ वेक्टर, और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉलम वेक्टर। जैसे ये a1, a2, a3, a4, an, ये कहलाएगा रॉ वेक्टर। रॉ वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायमेंशन होती है 1/n, यानी एक रॉ और मल्टीपल कॉलम्स इसमें हो सकते हैं। दैट इज अ रॉ वेक्टर जिसमें नंबर ऑफ रॉज एक ही हैं। अच्छा, एक होता है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर कुछ इस किस्म का होता है, a1, a2, a3, a4 अप टू an। ठीक है, और ये कहलाता है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर जो है उसकी डायमेंशन जो है वो कुछ इससे ऐसी होती है n/1, यानी रॉज इसमें n होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम अलबत्ता सिर्फ इसमें एक ही होता है, तो इसको कॉलम वेक्टर कहते हैं। सही है? नॉर्मली जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो कुछ m/n वेक्टर का कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि यहाँ रॉज होती हैं 1 से लेके n तक, और यहाँ पे कुछ कॉलम्स होते हैं 1 से लेके n तक, इसको m कर लो। तो ये m/n एक मैट्रिक्स होती है 2 डायमेंशनल। सही है? समझ में आ रही बात? अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास वेक्टर a है और ये मेरे पास वेक्टर b है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यानी a प्लस b, तो वो एक नया वेक्टर बन जाता है। सही है? जो कहलाता है a प्लस b वेक्टर।
सही है। अब वो कुछ उसके हिसाब किताब होता है, प्रॉपर उस तरीके से बनता है वो। बहरहाल ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कहलाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एक p वेक्टर है, तो p वेक्टर में मेरे पास a1 a2 और a3 एंड सो ऑन an तक है। फिर मेरे पास एक q वेक्टर है, और q वेक्टर जो है वो भी है b1 b2 b3 अप टू bn। तो p प्लस q जो है वो बेसिकली बराबर होगा a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा a3 प्लस b3 अप टू an प्लस bn। सही है। तो इसी फॉर्म में p प्लस q आएगा, जिसमें a1 और b1 ऐड हो जाएंगे, a2 और b2 ऐड हो जाएंगे, a3 b3 हो जाएंगे। इस तरीके से फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास बन जाएगा सेम डायमेंशन का, जिस डायमेंशन का p और q दोनों है। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, फिर एक चीज होती है विच इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट्स। तो लेकिन डॉट प्रोडक्ट मेरे पास मिसाल के तौर पे x है, तो x एक मेरे पास वेक्टर है, उसमें दो वैल्यूज हैं x1 x2। फिर मेरे पास एक y वेक्टर है जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं y1 और y2। सही है। तो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होगा कि x1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y1 से, और प्लस हो जाएगा x2 मल्टीप्लाई बाय y2। सही है। यानी सपोज अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसमें यहाँ पर 1 और 2 है, और एक दूसरा वेक्टर है जिसमें 6 और 15 है, तो a डॉट b जो है वो बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाएगा 36। दैट इज डॉट प्रोडक्ट। सही है। समझ में आ रही बात? कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, वो बराबर होता है लेंथ ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। सही है। यानी कि ये कुछ इस किस्म का होता है कि सपोज ये मेरे पास a वेक्टर है और ये मेरे पास b वेक्टर है, और ये इनके दरमियान थीटा है, तो a b cos थीटा होता है ये डॉट प्रोडक्ट। इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें बेसिकली इसको आप मजीद एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा, बीच में से स्टेरिक हटा दें आप। सही है। और कोई क्वेश्चन है तो माइक पे बोल दें, ठीक है। बाकी ये कि आप इसको फर्दर इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो इसके भी बराबर होती है a1 b1 प्लस a2 b2, ये भी हमने पहले देखा था। तो ये चीज़ जो है वो इसके बराबर हो गई, यानी कि तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कुछ इस किस्म की निकल के आ जाएगी cos -1, और
A1 B1 plus A2 B2 divided by length of A multiply by length of B। ठीक है, चलो ये तो बात हो रही थी डॉट प्रोडक्ट की। फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर में और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई? क्या टिडिंग टिडिंग कर रहे हो? अच्छा, अगर अभी मैट्रिक लेवल पे इंटर लेवल पे नहीं पहुंचा है तो उसको ये प्रॉब्लम होगी, तो कोई मसला नहीं है, बस ये नाम ध्यान में रख लें, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि सपोज वी हैव टू वेक्टर्स x1 x2 और एक है हमारे पास y, जिसके अंदर जो है वो y1 और y2 है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि x1 y1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और x2 y2 से हो रहा है। यहाँ थोड़ा रिवर्स होता है, यानी कि x1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y2 से और माइनस करेंगे हम इसे x2 मल्टीप्लाई बाय y1 से। ठीक है, यानी ये कुछ इस किस्म का जाता है कि x2 जो है x1 y2 से जाता है और ये इससे जाता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। और इसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जनाब क्रॉस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान में रखें कि ये जो क्रॉस ऑफ ए और बी होता है, ये कभी भी क्रॉस ऑफ बी और ए बराबर नहीं होंगे। डॉट प्रोडक्ट ए और बी का निकालें या बी और ए का निकालें, एक ही निकलता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, हाँ अनस बोलो, क्या कह रहे हो, क्या समझ नहीं आ रहा? तो पाइथन में ये निकालने के लिए हम सिंपली जो है वो चले जाएंगे गूगल कोलैब के ऊपर। अच्छा, गूगल कोलैब के ऊपर जो है वो हम एक नई नोटबुक बना लेते हैं और अब सपोज मैं करता वही हूँ कि दो मैं बना लेता हूँ बाय यूजिंग numpy। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनाब import numpy as np। फिर हम यहाँ पे दो एरे बना लेते हैं, एक बना लेते हैं हम a, तो एक मैं a बना रहा हूँ, इसको मैंने लिखा np डॉट एरे और इसके अंदर मैंने दे दिया 1 और 2। ठीक है, एक मैंने b बना लिया np डॉट एरे और इसको भी हम दे देते हैं जनाब, जैसे यहाँ पे क्या वैल्यू है 6 और 15। अच्छा, अब आप जो है वो एक सी बना लें और यहाँ पे जो है वो करें np डॉट डॉट और उसमें भिजवा दें a कॉमा b और फिर प्रिंट करवा दें सी को। तो ये देखें 36 बता रहा है। तो ये 36 इसने क्या निकाला है?